मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना इनकम टैक्स समय पर नहीं भरा। सामान्य तौर पर इसे बस एक वित्तीय चूक या कह सकते हैं कि एक आर्थिक अपराध माना जाएगा। बिल्कुल। लोग इसे सिर्फ एक डिफॉल्टर की तरह देखेंगे। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर इस चूक के लिए उस व्यक्ति को सिर्फ एक डिफॉल्टर नहीं बल्कि सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन करने वाला या एक तरह से देश विरोधी घोषित कर दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत चरम स्थिति हो गई। है ना? क्योंकि सोचिए, टैक्स देना सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं बल्कि भारत के संविधान के तहत एक मूल कर्तव्य बन जाए। सुनने में यह किसी डायस्टोपियन फिल्म का प्लॉट लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कानूनी इतिहास में हम एक बार इसके बहुत करीब पहुंच गए थे। बिल्कुल। 1976 में हमारा कानूनी ढांचा ठीक इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। हम एक ऐसे कानून को लागू करने के बेहद करीब थे जहां कर न चुकाना एक संवैधानिक कर्तव्य का सीधा उल्लंघन होता। और ये बात इतिहास के उन पन्नों में दबी हुई है जिन पर हम अक्सर रोजमर्रा में चर्चा नहीं करते। देखिए, हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर ही होता है। हाँ, अधिकार तो सबको याद रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अधिकारों के पीछे छिपे इन कर्तव्यों की जो कहानी है वो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास और एक दिलचस्प राजनीतिक ड्रामा समेटे हुए हैं। तो चलिए आज के इस गहराई से विश्लेषण वाले सत्र में इसी ड्रामे को डिकोड करते हैं। हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल। आज हम संवैधानिक दस्तावेजों, ऐतिहासिक समितियों की रिपोर्टों और कानूनी जानकारों की उन तीखी बहसों को खंगाल रहे हैं जो इस बात पर हुई कि एक नागरिक का राज्य के प्रति आखिर दायित्व क्या है। और हम ये भी समझेंगे कि ये पूरा विषय सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी नागरिक चेतना से जुड़ा है। 1950 में मूल संविधान के बनने के समय की बात करें, जब संविधान लागू हुआ था। हाँ, उस समय संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए किसी भी कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया था। ये पूरी तरह से गायब था। अच्छा, मतलब अधिकारों की लंबी सूची थी लेकिन कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। राज्य को क्या करना चाहिए इसके लिए नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, लेकिन नागरिकों के लिए कोई सीधी सूची नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई भूल नहीं थी। तो क्या ये जानबूझकर किया गया था? हाँ, क्योंकि अगर हम दुनिया के बड़े और स्थापित लोकतांत्रिक देशों को देखें, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसी के भी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई औपचारिक सूची नहीं है। अरे वाह, मतलब बड़े लोकतंत्र अपने नागरिकों को कर्तव्य नहीं बताते। बड़े लोकतंत्रों में इसका एकमात्र बड़ा अपवाद शायद सिर्फ जापान है, जहां कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। तो फिर भारत ने अचानक ये मॉडल कहां से उठा लिया? मेरा मतलब है, अगर हमारे जैसे अन्य लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं कर रहे थे तो ये प्रेरणा कहां से आई? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। भारत ने यह विचार पश्चिमी लोकतंत्रों से नहीं लिया था। तो फिर कहां से लिया? यह विचार समाजवादी देशों से लिया गया था, खास तौर पर तत्कालीन सोवियत संघ यानी तत्कालीन रूस के संविधान से। अच्छा, सोवियत संघ से। हाँ, सोवियत संविधान का सिद्धांत बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपने दायित्वों को पूरा किए बिना अधिकारों का दावा कर ही नहीं सकते। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब हम खुद को एक गर्वित लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन हमने अपने संविधान में बदलाव करने के लिए एक कम्युनिस्ट और सत्तावादी मॉडल से प्रेरणा ली। बिल्कुल, ये सुनने में अजीब लगता है। तो ये वैचारिक छलांग क्यों लगाई गई? क्या इसके पीछे देश के अंदर चल रही कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल थी? देखिए, उथल-पुथल तो एक बहुत छोटा शब्द होगा इसके लिए। ये समय था 1975 से 1977 का। अरे, राष्ट्रीय आपातकाल का दौर। सही कहा। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था, राजनीतिक विरोध अपने चरम पर था और तत्कालीन सरकार को लग रहा था कि सिस्टम पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा रहा है। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले का एक बयान इस मानसिकता को समझने के लिए बहुत अहम है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपातकाल से पहले लोगों के एक वर्ग ने स्थापित कानूनी व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता ही नहीं दिखाई। मतलब सरकार को लगा कि लोग सिस्टम की कद्र नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। राज्य को उस संकट के समय ये गहराई से महसूस हुआ कि जो लोग असंवैधानिक तरीकों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें उनके दायित्वों की याद दिलाना अब बहुत आवश्यक हो गया है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं
जहां सिर्फ एक पक्ष की जिम्मेदारियां हैं। सरकार शायद यही सोच रही थी कि आप सिर्फ हमसे मांग नहीं कर सकते, आपको लाइन में भी चलना होगा। सटीक उपमा है। और इसी सोच को एक कानूनी जामा पहनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। स्वर्ण सिंह समिति। हाँ, इस समिति का काम था ये तय करना कि नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। तो इस समिति ने क्या सिफारिशें दी? समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट सिफारिश की कि संविधान में कर्तव्यों का एक अलग अध्याय होना ही चाहिए। तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया। मतलब उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया? बहुत ज्यादा। यहाँ तक कह दिया गया कि 1950 में इन कर्तव्यों को न जोड़ना एक ऐतिहासिक भूल थी। ऐतिहासिक भूल, ये तो बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। और कहा गया कि इस भूल को अब 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके जरिए सुधारा जा रहा है। इसी संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IV क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा। लेकिन यहाँ मुझे ऐतिहासिक दस्तावेजों से एक बहुत दिलचस्प अंदर की बात पता चली है। समिति ने जो सिफारिशें दी थीं और सरकार ने जो फाइनल रूप से लागू किया, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। हाँ, काफी बदलाव किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य लागू किए। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि समिति की कुछ बहुत ही खौफनाक सिफारिशों को सरकार ने खुद ही कूड़ेदान में डाल दिया। खौफनाक और कानूनी रूप से कहूं तो बहुत ही सख्त सिफारिशें थीं वो। जैसे कि? देखिए, समिति सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि कर्तव्य कागज पर एक कविता की तरह लिखे जाएं। वे चाहते थे कि इन कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड या सीधे जेल की सजा का प्रावधान हो। बाप रे, सीधे सजा? हाँ, और सबसे बड़ी बात, समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि अगर संसद ऐसी कोई सजा तय करती है तो उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मतलब न्यायपालिका को पूरी तरह से इस मामले से बाहर करने की योजना थी। ये तो सीधे तौर पर तानाशाही की तरफ एक कदम होता। बिल्कुल, कोई भी अदालत उस सजा को रोक नहीं पाती। सोचिए, सरकार किसी पर भी कर्तव्य न निभाने का आरोप लगाकर उसे सजा दे सकती थी और अदालत भी कुछ नहीं कर पाती। और हाँ, इसी में वो बात भी शामिल थी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, टैक्स भरना। जी हाँ, समिति ने स्पष्ट कहा था कि टैक्स देना एक मूल कर्तव्य होना चाहिए और न देने पर सजा होनी चाहिए। सोचिए, अगर टैक्स न चुकाना सिर्फ एक अपराध ही नहीं बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होता, तो आज का कानूनी परिदृश्य कैसा होता? बहुत ही डरावना होता। लेकिन तत्कालीन सरकार, भले ही वो आपातकाल के दौरान बहुत शक्तिशाली थी, वो ये समझती थी कि अगर इतने सख्त और दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए तो जनता पूरी तरह से बगावत कर देगी। हाँ, एक हद से ज्यादा दबाव तो कोई नहीं सह सकता। बिल्कुल, वे नागरिकों को डराना नहीं चाहती थीं, बल्कि एक नैतिक दिशा निर्देश देना चाहती थीं। वे नहीं चाहते थे कि एक ऐसा हंटर चलाया जाए जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन ही असंभव हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने सजा वाली बातें हटा दी। हाँ, इसलिए सजा वाले प्रावधान, अदालतों को बाहर रखने की बात और टैक्स को मूल कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव, इन सभी को खारिज कर दिया गया। तो फिर बचा क्या? जो 10 कर्तव्य अंततः जोड़े गए, वे क्या थे? जो 10 कर्तव्य बचे वे काफी हद तक हमारी भारतीय परंपरा और जीवन पद्धति के इर्द गिर्द बुने गए थे, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो बहुत बुनियादी बात है। हाँ, फिर स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को मानना, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। और पर्यावरण को लेकर भी कुछ था ना? बिल्कुल, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जंगल, नदियां, झीलें और वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करना। ये उस समय के हिसाब से काफी दूरदर्शी सोच थी। बहुत दूरदर्शी। इसके अलावा कुछ बहुत ही प्रगतिशील विचार भी शामिल किए गए, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना। अच्छा, इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? मतलब हर बात को आंख मूंद कर न मानना, बल्कि तर्क, विज्ञान और मानवतावाद के आधार पर सोचना। साथ ही समरसता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देना। और इसमें विशेष रूप से एक लाइन जोड़ी गई कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश था। बिल्कुल। एक और कर्तव्य था हमारी सामासिक संस्कृति का परिरक्षण करना। जरा रुकिए, ये सामासिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर, ये बहुत भारी शब्द हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी अनेकता में एकता। सही कहा? हाँ, बिल्कुल सटीक। हमारा जो मिला जुला, विविधता से भरा इतिहास है, उसे संजो कर रखना। और इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और व्यक्तिगत
तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना भी शामिल था। और जहां तक मुझे याद है, बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। हाँ, काफी साल बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें माता-पिता या अभिभावकों को ये दायित्व दिया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यहां मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बताइए। हमने ये 11 कर्तव्य पढ़ लिए, सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इन कर्तव्यों को ना मानने पर कोई सजा या जुर्माना जो स्वर्ण सिंह समिति चाहती थी वो रखा ही नहीं गया, तो क्या ये बिना दांत वाले शेर नहीं बन गए? ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं। मेरा मतलब है, क्या ये बस नए साल के रिजोल्यूशन जैसे नहीं हो गए जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें तोड़ दें तो कोई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये तुलना बहुत दिलचस्प है। यह सच है कि ये कर्तव्य गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिसेबल हैं। नीति निदेशक तत्वों की तरह? बिल्कुल उन्हीं की तरह। आप सीधे अदालत में जाकर यह नहीं कह सकते कि देखिए इस व्यक्ति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया, इसे तुरंत जेल में डालो। इन कर्तव्यों को सीधे तौर पर अदालत के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। तो फिर भारतीय न्याय व्यवस्था में इनका असली कानूनी वजन क्या है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अच्छा, विदेशियों पर ये लागू नहीं होते? नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तर्क था कि इन कर्तव्यों को अधिकारों को कमजोर करने के लिए नहीं लाया गया है, तो फिर किस लिए? बल्कि ये याद दिलाने के लिए लाया गया है कि लोकतंत्र एक दो तरफा सड़क है। एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ इंदिरा गांधी या आपातकाल की सरकार तक सीमित नहीं थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर ये सिर्फ आपातकाल की ज्यादती होती तो बाद में इसे हटा दिया जाता। जब 1977 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की नई सरकार आई, तो उन्होंने 43वें और 44वें संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान किए गए कई बदलावों को पलट दिया था। हाँ, कई विवादास्पद प्रावधान हटा दिए गए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने इन मूल कर्तव्यों को नहीं छुआ, इन्हें संविधान में वैसे ही रहने दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इन कर्तव्यों को लेकर देश में एक खामोश राजनीतिक सहमति बन चुकी थी। हर राजनीतिक दल यह समझ गया था कि नागरिकों के दायित्वों को परिभाषित करना आवश्यक है। लेकिन अदालत में इनका वजन क्या है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। अगर सजा नहीं है, तो क्या जज इसका कभी इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। वो व्यवस्था क्या थी? अदालत ने कहा कि जब जज किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता तय कर रहे हों, तो उन्हें इन कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है जो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ खास तरह की प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर देता है। अब फैक्ट्री का मालिक अदालत जाता है और कहता है कि ये अनुच्छेद 19 के तहत मेरे व्यापार करने के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। हाँ, आमतौर पर तो कोर्ट को लगेगा कि हाँ, अधिकार का हनन हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जज अनुच्छेद 51 क यानी मूल कर्तव्यों को भी देखेंगे। जज कहेंगे, चूंकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का एक मूल कर्तव्य है, इसलिए फैक्ट्रियों को बंद करने का सरकार का ये कानून तर्कसंगत या रीजनेबल है। अरे वाह! तो इस सब का असल में ये मतलब है कि भले ही सीधे सजा ना हो, लेकिन अदालतें इन कर्तव्यों का उपयोग कानूनों की व्याख्या करने में एक शक्तिशाली टूल के रूप में करती हैं। एकदम सही। ये अदालतों को सही फैसला लेने में एक दिशा देते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि 1976 में सभी लोग इस बात से खुश नहीं थे कि नागरिकों को ऐसे निर्देश दिए जाएं। इन कर्तव्यों को लेकर कानूनी हलकों में बहुत तीखी बहसें हुई।
सही? बहुत ज्यादा तीखी बहसें हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सब ने इसका स्वागत किया। कई कानूनी विशेषज्ञों ने इसकी बहुत कठोर आलोचना की। उनकी मुख्य आपत्तियां क्या थी? पहली बड़ी आलोचना तो ये थी कि ये सूची बहुत अधूरी है। आलोचकों ने पूछा कि अगर आप कर्तव्य बता ही रहे हैं तो एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? वोट डालना। बिल्कुल, मतदान करना। लेकिन इस सूची में मतदान करने का कोई जिक्र ही नहीं था। परिवार नियोजन जैसी तत्कालीन जरूरी चीजों का कोई जिक्र ही नहीं था। ये तो बहुत अजीब बात है। और शब्दों के चयन पर भी तो बहुत विवाद था। हाँ, शब्दों का चयन बहुत अस्पष्ट था। जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन शब्दों की अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। मुझे यहाँ नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड के तत्कालीन अध्यक्ष डीडी चावला का एक बहुत ही शानदार तर्क याद आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक आम आदमी इन भारी भरकम शब्दों को कैसे समझेगा। उन्होंने पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श आखिर हैं क्या? हमारे पास गांधी जी का अहिंसा का मार्ग भी था, जो एक आदर्श है, और भगत सिंह का क्रांतिकारी मार्ग भी था, वो भी एक आदर्श है। बिल्कुल सही बात है। तो एक आम नागरिक के लिए ये तय करना असंभव है कि संविधान किस आदर्श की बात कर रहा है। ये शब्द आम लोगों की समझ से परे हैं। इससे भी गहरी और सैद्धांतिक आलोचना पूर्व महान्यायवादी यानी पूर्व अटॉर्नी जनरल सीके दफ्तरी ने की थी। उनका क्या कहना था? उनका बयान बहुत कड़वा था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इन कर्तव्यों को जोड़ने का सीधा मतलब ये है कि गणराज्य अब नागरिकों का मास्टर यानी मालिक बन गया है। मास्टर बन गया है। ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। हाँ, उनका तर्क था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हैं। जब सरकार आपको उंगली दिखाकर कर्तव्य बताने लगे तो इसका मतलब है कि वो अपने नागरिकों से असंतुष्ट है और उन पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। और शायद इसी मास्टर वाले विचार को ए.के. सेन ने एक कदम और आगे बढ़ाया था। हाँ, ए.के. सेन का बयान भी बहुत मशहूर है। उन्होंने इसे एक कड़क अध्यापक या स्ट्रिक्ट टीचर की भूमिका में बदलता हुआ राज्य बताया था। उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे कोई टीचर होमवर्क न करने पर छात्र को सजा के तौर पर बेंच पर खड़ा कर दे। बिल्कुल, उनका यही नजरिया था। उनका कहना था कि 1950 में जिन लोगों ने भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, वे आज अचानक नागरिकों से सिर्फ आज्ञाकारिता या ओबेडियंस की उम्मीद कर रहे हैं। आलोचकों का नजरिया अपनी जगह बहुत तार्किक था। लेकिन यहाँ मैं इस कड़क अध्यापक वाले रूपक पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। मैं आलोचकों से थोड़ा असहमत हूँ। बताइए क्यों? देखिए, दफ्तरी साहब कहते हैं कि गणराज्य अब मालिक बन गया है। आलोचकों की बात अपनी जगह है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं, जब लोग विरोध प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति जला देते हैं, बसें फूंक देते हैं, रेलवे ट्रैक उखाड़ देते हैं, तब अधिकारों का पूरी ताकत से इस्तेमाल होता है, बल्कि अंधा इस्तेमाल होता है। ये तो है, ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। तो ऐसे में क्या समाज को किसी बुनियादी नैतिक कोड या बेसलाइन मॉरल कोड की आवश्यकता नहीं होती? क्या आलोचकों का ये विरोध थोड़ा ज्यादा नहीं था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। ये अधिकार और दायित्व के बीच का वो शाश्वत द्वंद्व है जिस पर आज भी बहस होती है। आलोचकों का एक तकनीकी पॉइंट ये भी था कि अगर इन्हें सच में महत्व देना था तो इन्हें संविधान के भाग 3 जहां मौलिक अधिकार हैं उसके ठीक साथ क्यों नहीं रखा गया? अच्छा, इसे भाग 4 के बाद रखा गया है ना? हाँ, इन्हें भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्वों के बाद एक अलग परिशिष्ट भाग 4 क के रूप में जोड़ने से इनका मनोवैज्ञानिक महत्व अधिकारों की तुलना में थोड़ा कम हो गया। लोगों को लगा ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं, कोई सख्त नियम नहीं। यहाँ स्थिति सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आलोचकों का मानना था कि ये कर्तव्य सिर्फ कागजी बातें हैं। लेकिन क्या सच में भारत में इन कर्तव्यों का उल्लंघन बिना किसी सजा के किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, और इसी भ्रम को 1999 की वर्मा समिति ने तोड़ा। वर्मा समिति, इन्होंने क्या खुलासे किए? नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी इस वर्मा समिति ने बताया कि आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अनुच्छेद 51 क के उल्लंघन के लिए कोई सजा नहीं है। सच्चाई ये है कि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए देश में पहले से ही कई कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। चलिए इसके तंत्र को समझते हैं। मान लीजिए संविधान कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पुलिस आपको अनुच्छेद 51 क के तहत गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सजा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन
पुलिस इस्तेमाल करेगी राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये कानून सुनिश्चित करता है कि संविधान, झंडे या राष्ट्रगान का अनादर करने पर आपको सजा मिले। एकदम सही। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे संविधान कहता है कि समरसता और भ्रातृत्व बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति जाति या धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराएं उस पर तुरंत लागू हो जाती हैं। मतलब आईपीसी यह काम आती है। हाँ, इसके अलावा जो लोग राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बोलते हैं उन्हें आईपीसी और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दंडित किया जाता है। यूएपीए सांप्रदायिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित करता है। और अगर बात सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की हो तो आप बस या ट्रेन जलाकर ये नहीं कह सकते कि संविधान में तो सजा लिखी ही नहीं है। उसके लिए अलग कानून है जो आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। पर्यावरण को ही ले लीजिए। वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 मौजूद है। अगर आप किसी दुर्लभ जानवर का शिकार करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि संविधान सिर्फ एक दार्शनिक मार्गदर्शक या फिलोसॉफिकल गाइड है, लेकिन असल ताकत या मसल आईपीसी और इन अधिनियमों के पास है। आप अनुच्छेद 51 क के उल्लंघन के नाम पर शायद सीधे जेल ना जाएं, लेकिन अगर आपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। यही सबसे अहम बात है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि जो नैतिक कर्तव्य संविधान में लिखे हैं वे ज़मीनी हकीकत में भी लागू हों। ये जानकारी हर नागरिक के लिए ज़रूरी है ताकि वे समझें कि उनके दैनिक जीवन में इन कर्तव्यों का व्यवहारिक असर क्या है। पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें तो ये सफर बहुत ही असाधारण रहा है। वाकई एक ऐसा प्रावधान जो आपातकाल की उथल-पुथल के बीच एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने के नाम पर लाया गया था, वो आज भारतीय न्याय व्यवस्था और नागरिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसने एक नैतिक दिशा निर्देश से लेकर कानूनी रूप से समर्थित ढांचे तक का लंबा सफर तय किया है। ये हमें याद दिलाता है कि जब तक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन नहीं होगा, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और इसी संतुलन के विचार के साथ हम आज एक नए सवाल पर इस चर्चा को छोड़ना चाहेंगे। कैसा सवाल? देखिए, 1976 में जब ये कर्तव्य लिखे गए थे तब दुनिया बहुत अलग थी। लेकिन आज के इस तेज तकनीकी युग में जहां एआई और डीपफेक जैसी चीजें आ गई हैं, क्या हमें डिजिटल दुनिया के लिए कुछ नए मूल कर्तव्यों की आवश्यकता है? ये तो बहुत ही प्रासंगिक विचार है। सोचिए, क्या जानबूझकर गलत सूचना या मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाना या डेटा एथिक्स का पालन करना आज के समय का एक नया मूल कर्तव्य नहीं होना चाहिए? शायद ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में 1976 में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सच में सोचने वाली बात है। डिजिटल नागरिकता आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। शायद समय आ गया है कि हम नागरिक दायित्वों के इस ढांचे को आधुनिक युग के लिए फिर से अपडेट करने पर विचार करें। खैर, आज के इस गहराई से विश्लेषण में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सत्र में।